गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल। आज बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में हम लोग पिछली क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स यानी बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर, बेसिकली मोनोसैकेराइड की संरचनाएं हमने आपको बनाना सिखाया था कि किस तरह चक्रीय संरचनाएं बनेंगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनेंगे और ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी खुली श्रृंखला में स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं। हम लोगों ने एपीमर्स के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने एनोमर्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये स्ट्रक्चर से संबंधित काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। इसी में एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी आती है कार्बोहाइड्रेट में, और वो प्रॉपर्टी है म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटा रोटेशन के बारे में। म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन। देखिए होता क्या है कि हमने देखा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक अल्फा फॉर्म है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। हम लोगों ने देखा कि एक अल्फा साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक अल्फा स्ट्रक्चर बनता है, एक बीटा स्ट्रक्चर बनता है ना, और एक खुली श्रृंखला में। तो ये तीन तरह की संरचनाएं, तीन तरह के स्ट्रक्चर जो है, संरचनाएं जो है ग्लूकोज में पाई जाती हैं। लेकिन अगर अल्फा डी ग्लूकोज को या बीटा डी ग्लूकोज को, दोनों में से किसी भी को भी, इनके क्रिस्टल्स को अगर हम जल में घोल दें और विलयन को थोड़ी देर तक रख दें तो अल्फा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन होता है 112 डिग्री। बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन होता है, यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट घूर्णन मतलब स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 डिग्री। बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन या स्पेसिफिक रोटेशन होता है +19 डिग्री। लेकिन अगर अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज में से किसी के भी क्रिस्टल को जल में डिसॉल्व कर दिया जाए, जल में घोल दिया जाए और सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाई मोड पर रख दिया जाए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब सॉल्यूशन को चेक करेंगे, उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेक करेंगे, तो आपको ना तो 112 डिग्री यानी 112 डिग्री ना तो रोटेशन मिलेगा और ना ही 19 डिग्री रोटेशन मिलेगा। आपको रोटेशन मिलेगा +52.7 डिग्री। यानी स्पेसिफिक रोटेशन सॉल्यूशन में लाते ही धीरे धीरे चेंज होकर के कितना हो गया, +52.7 डिग्री। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन विशिष्ट घूर्णन में जो परिवर्तन हुआ, इसी घटना को हम लोग कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्या कहते हैं? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेन crystals of alpha D plus glucose is dissolved in water, the specific रोटेशन ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंज होता है ना। जो रोटेशन है यानी घूर्णन जो है, उसमें जो परिवर्तन होता है वो एक बार में तुरंत नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम +112 डिग्री टू +52.7 डिग्री, है ना। क्रिस्टल किसके लिए? अल्फा डी ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया
तो स्पेसिफिक रोटेशन धीरे धीरे चेंज होकर के प्लस 112 डिग्री से 52.7 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली when crystals of beta D plus glucose are dissolved in water, the specific rotation changes from plus 19 degree to plus 52.7 डिग्री। ओके, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, दिस चेंज in specific rotation occurs because in water the cyclic hemiacetal form opens to give aldehydic form of glucose, and when aldehydic form recyclizes, both alpha D glucose and beta D glucose are formed. Eventually the one form of glucose converted into equilibrium concentration and specific rotation of equilibrium mixture is plus 52.7 डिग्री। बात समझ में आई है ना? मतलब अल्फा डी ग्लूकोज को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो स्पेसिफिक रोटेशन 112 से 52.7 डिग्री हो गया। इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो स्पेसिफिक रोटेशन उसका जो प्लस 19 डिग्री होता है वो चेंज होकर 52.7 डिग्री हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने आपको साइक्लिक संरचना जो बताई थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बताया था, उसमें बताया था कि ये हेमी एसिटल होते हैं। क्या होते हैं? हेमी एसिटल। तो जो हेमी एसिटल फॉर्म है वो जैसे ही वाटर में आपने डिसॉल्व किया वो हेमी एसिटल फॉर्म ओपन हो गया, श्रृंखला वलय जो श्रृंखला थी वो खुल गई, बंद श्रृंखला खुली श्रृंखला में चेंज हो गया। तो खुली श्रृंखला में एल्डिहाइड जो समूह होता है,
एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो आपको दिखाई देने लगा। भाई हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था, हमने दिखाया था कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है उसका ऑक्सीजन का उस कार्बन और बॉटम कायरल कार्बन के बीच शेयर हो जाता है ना, और बॉटम कायरल कार्बन का OH उस कार्बन पे, एल्डिहाइडिक कार्बन पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चेन ओपन होगी तो वापस से एल्डिहाइडिक फॉर्म बन जाएगा, यानी खुली श्रृंखला बन जाएगी। अब अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व करने पर खुली श्रृंखला में चेंज हो गई। अब खुली श्रृंखला वापस से बंद श्रृंखला में परिवर्तित होगी, है ना, वो क्लोज चेन में चेंज होगी, फिर से वापस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अब कुछ, जैसे मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल ओपन चेन में कन्वर्ट हुए। अब उसमें से कुछ एकाध मॉलिक्यूल या एकाध मॉलिक्यूल से भी कम मॉलिक्यूल, है ना, ओपन चेन के फॉर्म में ही रह जाएंगे और बाकी साइक्लिक फॉर्म में बदल करके कुछ अल्फा डी ग्लूकोज में बदल जाएंगे, कुछ बीटा डी ग्लूकोज में बदल जाएंगे। ज्यादातर अल्फा डी ग्लूकोज में बदलेंगे, है ना, जो बचेंगे वो बीटा डी ग्लूकोज में बदलेंगे, और फिर भी जो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल साइक्लाइज नहीं हो पाएंगे वो ओपन चेन फॉर्म में रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अल्फा डी ग्लूकोज भी रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज भी रहेगा और ओपन चेन फॉर्म भी रहेगा। तो तीनों के स्पेसिफिक रोटेशन का रिजल्टेंट कितना आएगा? 52.7 डिग्री, है ना। तो इसलिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन 52.7 डिग्री हो जाता है, इसीलिए स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को, जिसमें हम जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, यानी किसी ध्रुवण घूर्णक पदार्थ को जल में, जलीय विलयन में ले आते हैं, तो धीरे धीरे उसका एक्वस सॉल्यूशन में लाते हैं, तो धीरे धीरे उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है। और स्पेसिफिक रोटेशन में इस चेंज को ही हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। पहले इसको नोट करेंगे, इसके बाद मैं डिफाइन कर दे रहा हूं इसको। नोट कर लिया होगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, this change in specific rotation of an optically active compound in solution with time to an equilibrium value is known as म्यूटा रोटेशन। इसी को कहा जाता है म्यूटा रोटेशन। मतलब किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन को, एक स्पेसिफिक रोटेशन का एक्वस सॉल्यूशन में टाइम के साथ साथ चेंज होकर के इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक रोटेशन गेन कर लेना, यह कहलाता है म्यूटा रोटेशन। नोट कर लीजिए इसको, ऊपर वाला रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे, जैसे हमने बताया आपको कि अल्फा डी ग्लूकोज
ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर और बीटा डी ग्लूकोज, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अल्फा डी ग्लूकोज भी रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज भी रहेगा। तो ये म्यूटा रोटेशन के बाद जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसमें होता है। अब इसमें देखिए इक्विलिब्रियम पे ये अप्रोक्सीमेटली 64% होता है एट इक्विलिब्रियम। ये ओपन चेन फॉर्म, इसमें ओपन चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म इसमें 0.02% के अप्रोक्सीमेटली होता है एट इक्विलिब्रियम। और ये नियरली 36% होता है एट इक्विलिब्रियम। मतलब कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में लगभग 36% है ना, साम्य अवस्था पर लगभग 36% बीटा डी ग्लूकोज होता है, लगभग 64% अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और बाकी जो, हालांकि ये बचा नहीं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट दिखाया गया है, लगभग में दिखाया गया है, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, 0.12 का डिफरेंस होगा। तो 0.02% के अप्रोक्सीमेटली ओपन चेन फॉर्म भी होता है। तो म्यूटा रोटेशन के रिजल्ट से जो मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन का मिलता है, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज दोनों साइक्लिक फॉर्म और ओपन चेन फॉर्म तीनों एक साथ होते हैं, है ना। अब इसमें देखिए इनका स्पेसिफिक रोटेशन भी देख लीजिए। इसका स्पेसिफिक रोटेशन, ये अल्फा को इस तरह ब्रैकेट में दिखाते हैं, ये होता है +112 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज का +19 डिग्री, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर का +52.7 डिग्री। ये स्पेसिफिक रोटेशन है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होकर के यहां पर पहुंच जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया है ना। तो कुछ कंडीशन है कि म्यूटा रोटेशन में सिर्फ क्या होता है, रोटेशन चेंज होता है, घूर्णन का परिवर्तन होता है। दूसरी बात, म्यूटा रोटेशन के रिजल्ट से, म्यूटा रोटेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं। उसके कॉज से ये होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा, यानी कि ग्लूकोज का एक फॉर्म इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ग्लूकोज के तीनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यूटा रोटेशन केवल उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है जो कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शर्कराएं होती हैं। मतलब जो टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंट अभिकर्मक को या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, सिर्फ वही कार्बोहाइड्रेट म्यूटा रोटेशन भी शो कर सकता है। तो ये हम नोट करके लिख दे रहे हैं, यहां पे नोट करके लिख दे रहे हैं। पहला, म्यूटा रोटेशन is change of rotation। म्यूटा रोटेशन सिर्फ क्या है, रोटेशन में चेंज है ना। दूसरी बात, कॉज ऑफ म्यूटा रोटेशन is to convert one form of glucose to equilibrium mixture of all the three forms।
और न्यूटा रोटेशन is observed only in reducing sugars। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है, नोट करिए इसको। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब आपको जो है केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझाते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं ग्लूकोज, मोनोसैकराइड में ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर फिर भी एक बार बता देता हूं कि स्ट्रक्चर जो है CHO OH H, इधर OH इधर H, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH और CH2OH। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, अगर ये होगा ऐसा तभी अल्फा फॉर्म होगा। तो पहला कार्बन ये होता है, दूसरा कार्बन पे भी वही रहेगा HOH, तीसरे कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, पहला दूसरा तीसरा, चौथे कार्बन पे HOH, और पांचवें कार्बन पे ऊपर CH2OH और नीचे हाइड्रोजन। ये अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरानोज है ना। और इसी का बीटा फॉर्म बनाना है। बीटा फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना, बस OH को ऊपर कर देना, H को नीचे कर देना, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरानोज, तो ये स्ट्रक्चर है, बना लीजिए इसको पहले। प्रिपरेशन, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, तो कई सारे डाइसैकराइड से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे एक देखिए, पहला फ्रॉम डाइसैकराइड्स, फ्रॉम डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड में देखिए C12H22O11 सुक्रोज पहले लेते हैं, सबसे पहले नंबर पे सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज को अगर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज किया जाए एसिड के प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में, तो H2O इससे ऐड होगा, एक बनाएगा C6H12O6 जिसका नाम है ग्लूकोज, और दूसरा फिर बनाएगा C6H12O6 लेकिन ये फ्रक्टोज है।
अब यहां पे थोड़ा सा सुक्रोज के बारे में हम जान लेते हैं यहीं पर ही, है ना। सुक्रोज क्या होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री, और ये बराबर बराबर अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो 50 प्लस 52.5 डिग्री, और फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो माइनस 92.8 डिग्री होता है। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से एक तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है सुक्रोज की तरह, लेकिन दूसरा फ्रक्टोज जो बन रहा है वो वाम ध्रुवण घूर्णक है, यानी लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लीवो रोटेटरी है। लेकिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस ग्लूकोज जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रक्टोज उससे ज्यादा रोटेट करेगा। भाई इसको इसमें से इतना निकाल दीजिए, जितना बचेगा उतना रोटेट करेगा। तो इसका मतलब कि नेट रिजल्ट है नेट रिजल्ट इज लीवो रोटेशन। लीवो रोटेशन, नेट रिजल्ट आपका लीवो रोटेशन है। तो रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन जो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिला हमें वो लीवो रोटेटरी है। इसीलिए सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट सुगर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इनवर्ट सुगर। इसे इन्वर्जन कहते हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रिएक्टेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, लेकिन जो प्रोडक्ट का मिक्सचर और प्रोडक्ट मिला, ये मिक्सचर लीवो रोटेटरी है, नेट रिजल्ट लीवो रोटेशन है। तो रोटेशन चेंज हो गया तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन बदल गया, तो इसलिए शुगर जो सुक्रोज है उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्ट शुगर। नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा मेथड बनाने का सीखते हैं। दूसरा मेथड देखिए, डाइसैकराइड से पहला सुक्रोज से बनाया, दूसरा C12H22O11 माल्टोज डाइसैकराइड है सुक्रोज की तरह, और ये ग्लूकोज फ्रक्टोज का डाइसैकराइड था। ये सिर्फ ग्लूकोज का डाइसैकराइड है ना। इसका भी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाए एसिड के प्रेजेंस में, तो ये भी C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल देता, और दोनों क्या हैं? ग्लूकोज है ना। तीसरा देखिए, C12H22O11 वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो इस बार इसको हमने लिया लैक्टोज। नहीं देखिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा, डाइसैकराइड है ना। ये C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, और C6H12O6 गैलेक्टोज बनाता है। हमने आपको गैलेक्टोज के बारे में बताया था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 इपीमर्स हैं। क्या है? C4, यानी चौथे कार्बन पे ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। दूसरा मेथड, फ्रॉम पॉलीसैकराइड से। पॉलीसैकराइड में स्टार्च ले सकते हैं, सेलुलोज ले सकते हैं, है ना। स्टार्च या सेलुलोज C6H10O5 होल N, स्टार्च
या सेलुलोज, ग्लूकोज से ही बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से। n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेंगे। ये इसको प्रिपेयर करने का तरीका है, इसके निर्माण की विधियां हैं। नोट करिए। तो फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। रफ कर दे रहे हैं। चलिए प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म में आते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी के पे चर्चा करते हैं, रिडक्शन, अपचयन। रिडक्शन या अपचयन। देखिए, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए CHO, CHOH होल 4, CH2OH, ये ग्लूकोज है। ये हमने सारे भाई CHOH एक साथ कंबाइन कर दिया है ना। अब कितना हम उस तरह स्ट्रक्चर बनाकर लिखते रहेंगे। अगर इसका रिडक्शन कराया जाता है रेड फॉस्फोरस और HI के साथ, तो एल्कोहल में, एल्डिहाइड, कीटोन में सभी जगह पढ़ा है हम लोगों ने कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या एल्कोहल हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, वो इसको एल्केन में चेंज कर देता है। यानी कि CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, CH2OH बीच का है तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 होल 4, और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। ये रिएक्शन बता रहा है कि नॉर्मल हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला, स्ट्रेट चेन। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन आपको ये बता रहा है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन होते हैं वो एक सीधी श्रृंखला में, स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं। This reaction indicates that all the 6 carbon atoms of glucose are arranged in a straight chain. स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट ओपन चेन, ओपन चेन लिख लीजिए, है ना। अच्छा, रिडक्शन अगर इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ किया जाए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो साथ में वाटर की जरूरत पड़ेगी। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ किया जाए या पैलेडियम कार्बन कैटलिस्ट और के साथ हाइड्रोजनेशन किया जाए, तो इसमें आप ये देखेंगे कि सिर्फ एल्डिहाइडिक वाला पार्ट, ये सब जैसे है वैसे ही रहेंगे, सिर्फ CHO रिड्यूस होगा, CHO ये वाला पोर्शन रिड्यूस होगा, और ये पोर्शन रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा, CH2OH, CHOH होल 4 है ही, और लास्ट वाला CH2OH है ना। और इस कंपाउंड का नाम है सॉर्बिटॉल।
सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल बनता है और फ्रक्टोज का करोगे तो मैनिटॉल बनता है। क्लियर है बात, है ना? तो इस तरह से ये रिएक्शन शो करता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है ना? दिस रिएक्शन indicates that glucose contain CHO ग्रुप। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन से कंफर्म हो गया कि 6 कार्बन है और 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में एक ओपन स्ट्रेट चेन में अरेंज है। और इस वाले रिएक्शन से ये कंफर्म हो गया कि इसमें ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक समूह भी, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, रिडक्शन के बाद अगले वाले पे आते हैं। अगला जो है दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में। एक तो हमने यहां कंफर्म किया कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है यहां पे ग्लूकोज में। ये बात किन रिएक्शन से कंफर्म होती है? तो पहले तो ये रिएक्शन करता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। अल्कोहल ग्लूकोज भी साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये देखिए CHO CHOH होल 4 CH2OH हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाया तो ये ऐसा होता है कुछ, ये H डबल बॉन्ड O। तो ये H जो है ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा और साइनाइड कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CHOH और ये CN हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे और साइनाइड कार्बन पे। CHOH होल 4 CH2OH है ना, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि ये यहां पर कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट है। दूसरा रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद NH2OH। रिएक्शन विद NH2OH, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लें। और NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवा लें। तो जैसे एल्डिहाइड करता है वैसे ये भी करेगा। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकल जाता है और जो बचा CH डबल बॉन्ड उसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH CHOH होल 4 CH2OH है ना। ग्लूकोज का ऑक्साइन बन गया है ना। ग्लूकोक्साइन। ठीक है, तो ये भी कंफर्म करता है कि ये रिएक्शन केवल कार्बोनिल कंपाउंड ही दे सकते हैं। तो इसका मतलब कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये अभी ये भी कंफर्म हो जाएगा कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, लेकिन अभी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो रहा है। नोट करिए इसको। तो एक और रिएक्शन देता हूं। नोट कर लीजिए इसको।
अगला देखिए, तीसरा, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। CH डबल बॉन्ड O, CHOH होल 4, CH2OH। इसमें फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन C6H5 NH NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2 और O वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N NH C6N NH C6H5। बाकी पोर्शन सेम रहेगा। एक CHOH को हम ओपन कर ले रहे हैं, बाकी तीन को एक साथ रहने दे रहे हैं। अब इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये देखिए, ये HOH को हमने अलग किया था, H और OH। तो ये जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन ये हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा। ये पोर्शन ये हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा। तो यहां से C6H5NH2 का रिमूवल हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन रीअरेंज होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन वहां गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नीचे, ये डबल बॉन्ड रहेगा, यहां एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बाकी पोर्शन वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखिए क्या होगा, फिर से इस पे C6H5NH NH2 का अटैक करेगा, दो मॉलिक्यूल, एक ऊपर एक नीचे। ये अटैक करेगा तो अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये देखिए, एक NH3 और ये H, अमोनिया निकल गया। अब इतना पोर्शन वहां जाके ऊपर जुड़ गया, तो CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, दूसरा मॉलिक्यूल यहां अटैक कर देगा, वाटर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, बाकी पोर्शन वैसा का वैसा ही रहेगा, होल थ्राइस। और लास्ट में CH2OH, इसे ग्लूकोसाजोन कहते हैं। ग्लूकोसाजोन, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन ये कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आइए अब आगे डिस्कशन करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है? तो इसका कंफर्मेशन टॉलिन अभिकर्मक से, यानी टॉलिन रिएजेंट से और फेलिंग सॉल्यूशन से होगा, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलिन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जबकि कीटोन रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए, तीसरा रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। इसमें पहला ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये देखिए, ग्लूकोज है CHO CHOH होल 4 CH2OH। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, है ना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलेंस रिएजेंट,
या फेलिंग सॉल्यूशन या ब्रोमीन वाटर। देखो एल्डिहाइड क्या करता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल एल्कलाइन सॉल्यूशन है। तो इसके साथ ये क्या करेगा? इसके साथ टॉलेंस रिएजेंट में अलग अलग रिएक्शन दिखाई देता हूं, मैं तीनों के अलग अलग रिएक्शन दिखा देता हूं। टॉलेंस रिएजेंट के साथ देखिए, टॉलेंस रिएजेंट के साथ सॉल्यूशन क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट का? AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, ये टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये ऊपर वाला पोर्शन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बाकी पोर्शन जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए। साथ में क्या बनेगा? साथ में देखो अमोनिया बहुत सारे निकलेंगे, 4 अमोनिया, अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सिल्वर पहले ये दिखा दें, 2 H2O और सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट, काला अवक्षेप जो परख नली की दीवार पे जमा हो जाती है और दर्पण की तरह, मिरर की तरह शाइन करती है, इसलिए इसको कहते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर, इस टेस्ट को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो कॉपर आयन है और एल्कलाइन सॉल्यूशन है OH माइनस आयन है। तो इसके साथ भी ये COO माइनस CHOH होल 4 और CH2OH करे बनाएगा, साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और साथ में Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये दोनों रिएक्शन ये बात कंफर्म करते हैं। एक और बता दे रहा हूं मैं, ये फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग्स सॉल्यूशन, ओके। एक और ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ भी ऊपर वाला पोर्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन बना है, उसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसको उसका नाम होगा, कंपाउंड का नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड, ओके। इसी में देखिए, आपके पास जगह हो तो अलग से नीचे बना लीजिएगा, मैं इसी मेंशन कर दे रहा हूं। ये ऊपर की तरफ ब्रोमीन वाटर, तो ये ऊपर वाला COOH में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी पोर्शन वैसा ही रहेगा। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, है ना। तो ये रिएक्शन जो है कंफर्म करते हैं, कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। ये कंफर्म कर देते हैं कि ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप, एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइडिक ग्रुप
प्रेजेंट है। नोट करिए इसको। तो आगे बढ़ाते हैं, आगे और एक दो रिएक्शन है। चौथा रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको देखो, इसको ट्रीट करते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl pyridine के प्रेजेंस में, या ट्रीट करते हैं CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। तो किसी के साथ भी ट्रीट करें, 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं और ये एल्कोहलिक समूह इनसे रिएक्शन करता है। एल्कोहल में आपने पढ़ा होगा कि OH बॉन्ड क्लीवेज वाले रिएक्शंस में, कि OH बॉन्ड क्लीवेज वाले रिएक्शन में जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है, वो इसका जो हाइड्रोजन होता है एल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन CH3CO ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। CH3CO ग्रुप हाइड्रोजन को हटाकर उसका प्लेस ले लेते हैं, है ना। इसे कहते हैं एसिटिलेशन। और जो हाइड्रोजन निकलता है, अगर इससे रिएक्शन हुआ तो HCl बनाता है, और अगर इससे रिएक्शन हुआ तो CH3C डबल बॉन्ड OOH एसिटिक एसिड बनाता है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHO पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 होल 4, और लास्ट वाले पे हो जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ हुआ है तो बनेगा 5HCl, और अगर नीचे वाले के साथ हुआ है तो बनेगा 5 एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन इस बात की कंफर्मेशन करता है, इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, तभी पेंटाएसिटेट बना है ना। तो यहां देखिए, दिस रिएक्शन confirms that glucose contains 5 alcoholic group। ठीक है। तो ये जितने भी रिएक्शन हमने केमिकल रिएक्शन आपको बताए, वो सारे केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में समझाते हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है, इस बात की कंफर्मेशन करते हैं। एक रिएक्शन और है ना, उसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। हमने तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन देखा है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये देखिए CHOH होल 4 CH2OH। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन किया जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा और ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन होगा। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे
दोनों कार्बोक्सिल, इसका नाम है सैक्रिक एसिड। और ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि एल्डिहाइडिक समूह तो प्रेजेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ ग्लूकोज में एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है ना। दिस रिएक्शन confirms the presence of one primary alcoholic group in glucose। ओके, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये ग्लूकोज टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिया। मोनोसैकेराइड में आपके सिलेबस में सिर्फ ग्लूकोज ही है। अगली क्लास में हम मिलेंगे और अगली क्लास में हम लोग अब डाइसैकेराइड्स पे चर्चा करेंगे, है ना। जो सुक्रोज के बारे में बताया था, माल्टोज के बारे में बताया था, लैक्टोज के बारे में बताया था, तो इनके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। साइक्लिक फॉर्म में ही होते हैं, किस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर कंबाइन होकर के सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।